So friends, this is unit number 7 of rural banking which is based on issues concerning rural areas. दोस्तों रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी एक्टिविटी जिसका एम है कि हम इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग को इम्प्रूव करेंगे रूरल पीपल का, इसके अंदर एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी, रूरल नॉन फार्म सेक्टर, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी सर्विस और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सभी आते हैं। रूरल डेवलपमेंट एक स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा रूरल वुमेन को आप हेल्प कर सकते हैं, मैन को हेल्प कर सकते हैं कि जो चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट है, जो कि उनकी चीज़ नीड है वो खुद के लिए और उनके चिल्ड्रन के लिए, ताकि वो डिमांड कर सके, कंट्रोल कर सके अपने बेनिफिट्स को रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसके अंदर दोस्तों आप क्या करते हैं कि डेवलप करते हैं और यूटिलाइज़ करते हैं नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स को, टेक्नोलॉजीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम को, ताकि इंकरेज कर सकें, स्पीड अप कर सकें इकोनॉमिक ग्रोथ का रूरल एरियाज़ में, प्रोवाइड कर सकें जॉब्स, क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ इंप्रूव कर सकें। रूरल डेवलपमेंट के अंदर दोस्तों आप पॉपुलर एटीट्यूड में चेंजेस लाते हैं, कुछ केसेस में दोस्तों कस्टम और बिलीफ में भी चेंजेस लाया जाता है। रूरल डेवलपमेंट का जो गोल ये है कि हम सोशल सिस्टम को अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ लाइफ से दूर रखें टुवर्ड अ मटेरियली एंड स्पिरिचुअली बेटर कंडीशन ऑफ लाइफ। रूरल डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटी, नॉन फार्म सेक्टर, इनकम ऑफ द पीपल, इनकम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोविजन ऑफ बेसिक कम्युनिटीज़। भारत ने बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किए हैं सिंस इंडिपेंडेंस। तो रूरल डेवलपमेंट का जो अप्रोच है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं 6 टाइप: कम्युनिटी अप्रोच, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, टारगेट ग्रुप अप्रोच, एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। कम्युनिटी अप्रोच में क्या होता है दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है स्टार्ट हुआ था कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच में 1952 में, जिसका एम था कि सोशल वेलफेयर प्रमोट करें और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल प्रमोट करें एक्सटेंशन सर्विस के माध्यम से एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, हाउसिंग। लेकिन दोस्तों ये जो है कोई टेंजिबल इम्पैक्ट नहीं ला पाया फूड प्रोडक्शन में और रूरल प्रॉपर्टी में, क्योंकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो रिसोर्स था वो बहुत ही थिनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। फिर ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच दोस्तों 60s में आया, जैसे प्रोग्राम लाए गए IADP यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम HYVP, ये सभी लॉन्च किए गए ताकि फूड ग्रेन प्रोडक्शन को ऑगमेंट कर सकें, प्रोडक्शन बढ़ा सकें और दोस्तों एक्सपेक्टेशन ऑफ बेनिफिट्स ट्रिकलिंग डाउन टू द पुअर। लेकिन दोस्तों ये केवल रिच फार्मर को ही हेल्प किया और जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एड्रेस नहीं कर पाया। दोस्तों नेक्स्ट अप्रोच था हमारा टारगेट ग्रुप अप्रोच। टारगेट ग्रुप अप्रोच का मेन एम था कि हम आइडेंटिफाई करें और टारगेट करें स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस लेबर, वुमेन इन रूरल एरियाज़। तो इसमें एक प्रोग्राम लाया गया जैसे IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये सभी लॉन्च किया गया इन अप्रोच के अंदर। दोस्तों उसके बाद एरिया डेवलपमेंट अप्रोच था, इसका एम था कि हम स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया को डेवलप करें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके, जिसके अंदर दोस्तों प्रोग्राम थे जैसे DPAP ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, DDP, ये सभी लॉन्च किए गए इस अप्रोच में। वेलफेयर अप्रोच दोस्तों एम था कि हम सोशल वेलफेयर मेजर प्रोवाइड करें रूरल पुअर को, जैसे रूरल हाउसिंग, ओल्ड एज पेंशन, असिस्टेंट टू डिसेबल एंड डेस्टिट्यूट पीपल। इसके अंदर इंदिरा आवास योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये सभी लॉन्च किए गए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का मेन एम था कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करें, असिस्टेंट प्रोवाइड करके, ताकि इस्टेब्लिश कर सकें माइक्रो इंटरप्राइज को, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी टू द रूरल पुअर। इसके अंदर दोस्तों SGSUI यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये सभी लॉन्च किया गया। ऑल दीज स्कीम वेयर लॉन्च अंडर द वेलफेयर अप्रोच। दोस्तों उसके बाद IRDP है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अप्रोच, ये लॉन्च किया गया 1979 में, ताकि रूरल कम्युनिटीज़ को हेल्प कर सके पार्टिसिपेट करने के लिए इन डेवलपमेंट इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट, NGOs एंड क्रेडिट एजेंसीज। दोस्तों सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम प्रेजेंट जनरेशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं बिना फ्यूचर जनरेशन के एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है कि हमारा बैलेंस का जो डिस्टर्बेंस हो रहा है लिविंग थिंग और उसके इन्वायरमेंट में, किस कारण से हो रहा है? डेवलपमेंट के कारण से। लैंड और वाटर मिसमैनेजमेंट 2 काउज है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का रूरल एरिया में। प्रॉपर मैनेजमेंट लैंड का, इसे अभी तक प्रॉपर अटेंशन नहीं मिला है देश के बहुत सारे हिस्से में। वाटर, विंड इरोजन, ये दोस्तों डैमेज करते हैं 100 मिलियन हेक्टेयर आउट ऑफ द टोटल 301 मिलियन हेक्टेयर, जो कि एक थ्रेट होता है दोस्तों रूरल एरिया के प्रोग्रेस में। वाटर लॉगिंग, कंसिक्वेंट सैलिनिटी इन इरिगेटेड एरिया, क्यों? क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये इफेक्ट क्या है दोस्तों? ओवरऑल 6 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द लैंड। डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, पॉपुलेशन प्रेशर के कारण डिफॉरेस्टेशन होना, ये भी दोस्तों काउज करता है मोर लैंड टू बी क्लियर फॉर कल्टिवेशन। करेंटली भारत का जो लैंड सरफेस है उसका मात्र 23% अंदर फॉरेस्ट के अंदर है, एज़ कम्पेयर टू द 33% सेट बाय द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में, सॉइल कंजर्वेशन में, फ्लड इंटेंसिटी को कम करने में। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एम होना चाहिए कि वो फॉरेस्ट को कंजर्व करे, फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करे,
जो हमारे दूसरे नेचुरल लिविंग सोर्स है उसका डिस्ट्रक्शन, जैसे एनिमल, प्लांट, मैरीन इकोसिस्टम, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ते जा रहा है, दूसरा डेवलपमेंट हो रहा है। फिर दोस्तों हैबिटेट ऑफ स्पाइसेस आर अंडरगोइंग चेंजेस, जिस कारण से कुछ स्पाइसेस का डिसअपीयरेंस हो रहा है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो लिविंग रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है ये क्रूशियली इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट के लिए। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, जिसको एसएचएम कहा जाता है, एसएचएम एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसको शॉर्ट में NMSA कहते हैं। इसका एम है कि हम प्रमोट करें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, किसके माध्यम से केयरफुल यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर, ताकि सॉइल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। इस इनिशिएटिव के अंदर दोस्तों सॉइल को स्ट्रेंथन करना, फर्टिलाइजर टेस्टिंग फैसिलिटी प्रमोट करना, ऑर्गेनिक फार्मर प्रैक्टिसेस को, ये सभी आते हैं। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये दूसरा इनिशिएटिव है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया सरकार के द्वारा, ताकि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकें, कल्टिवेबल एरिया को एक्सपेंड करें और सस्टेनेबल वाटर यूज को प्रमोट करें। इस इनिशिएटिव का एम है कि वो ऑन फार्म यूज एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, प्रिसीजन इरिगेशन को प्रमोट करेंगे और दूसरे वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। दोस्तों सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन है अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसका एम ये है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें भारत में, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करके, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को इम्प्रूव करके। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द नेसेसिटी फॉर रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन डेवलपमेंट पॉलिसी का, लेकिन दोस्तों बहुत सारे इशूज़ हैं जो कि फेस किए जाते हैं रूरल डेवलपमेंट में। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो भारत में है वो हाई नहीं है दोस्तों। इरिगेशन का जो कवरेज है वो स्लाइटली ओवर 1/3 ऑफ द ग्रॉस क्रॉप एरिया, यानी ग्रॉस क्रॉप एरिया मान लीजिए कि 3 हेक्टेयर है, तो इरिगेशन का जो कवरेज है वो मात्र 1 हेक्टेयर के आसपास है। कहने का मतलब कि जो लार्जर पार्ट है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। जो हमारा रेनफॉल में फ्लक्चुएशन होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा, जिस कारण से फार्मर का इनकम फ्लक्चुएट होगा। जो प्रॉस्परस एरिया है एग्रीकल्चर का, उनके पास सीरियस प्रॉब्लम है सॉइल डिग्रेडेशन का, वाटर लॉगिंग का, सैलिनिटी का। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री। जो एग्रीकल्चर कमोडिटी का डिमांड होता है वो बढ़ता है, वो बढ़ रहा है दोस्तों किस रेट से? पर एनम 4% के रेट से। और इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है दोस्तों 5% पर एनम के रेट से, ताकि सेल्फ रिलायंट रहें। जो हमारे रूरल नॉन फार्म सेक्टर हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है जैसे हैंडलूम, खादी, हैंडीक्राफ्ट, ये कॉम्पिटिटिव नहीं है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के साथ। दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्री का जो ग्रोथ होता है रूरल एरिया में वो स्लो है, क्योंकि दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है रूरल एरिया में वो डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। जो रूरल एरिया में सर्विस सेक्टर है वो भी बहुत स्मॉल है। जो मैसिव पॉवर्टी रूरल एरिया में एग्जिस्ट करती है, जो कि लैंडलेस लेबर को अफेक्ट करेगा, स्मॉल मार्जिनल फार्मर को अफेक्ट करेगा। पॉवर्टी दोस्तों सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कारण होता है रूरल एरिया में, जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के माध्यम से। जो लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट है दोस्तों वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्जिस्ट करता है। किस कारण से दोस्तों? क्योंकि हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन रूरल एरिया में ये सभी इनएडिक्वेट हैं, पुअरली मेंटेन्ड है। एग्रीकल्चर में दोस्तों बैकवर्डनेस होना, लो ग्रोथ रेट के साथ अनइवन ग्रोथ अक्रॉस क्रॉप एंड रीजन, लिमिटेड इरिगेशन कवरेज, ये सभी कारण है दोस्तों किस इनकम फ्लक्चुएशन का कारण है और सॉइल वाटर के डिग्रेडेशन का कारण है। जो हमारे रूरल नॉन फार्म सेक्टर हैं और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ वो कम्पीट नहीं कर पा रहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के साथ। जो बहुत सारे लोअर पुअर जो हैं वो ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी एसेट, उनका प्रोडक्टिविटी एसेट कम है, कोई एसेट ही नहीं है। वो पॉवर्टी कॉज बाय सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। जो हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में डिस्गाइज और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। जो पुअर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरिया में, इनएडिक्वेट एंड पुअरली मेंटेन फैसिलिटी फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन, स्मॉल एंड अनऑर्गेनाइज्ड रूरल एंटरप्रेन्योर विथ लो बार्गेनिंग पावर एंड नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। वहाँ भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है ताकि उनके बार्गेनिंग पावर को स्ट्रेंथन कर सकें। किनके लिए दोस्तों? जो हमारे रूरल एंटरप्रेन्योर हैं। दोस्तों जो ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक है जिसको लार्ज एरिया में यूज़ किया जा रहा है कंट्री के लार्ज एरिया में, जिस कारण से सरकार का हस्तक्षेप जरूरी हो गया है दोस्तों, ताकि मॉडर्न टेक्निक को अडॉप्ट करें, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े और फार्मर का इनकम इम्प्रूवमेंट हो। अब जरा बात करते हैं क्या क्या मेजर्स लिया गया है डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स डेवलपमेंट मेजर की बात करें तो डेवलपमेंट मेजर में सबसे पहला मेजर है
वो है इंक्रीज़ इन कैपिटल। ये ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, जिसको अचीव कर सकते हैं डोमेस्टिक सेविंग या फॉरेन एड के माध्यम से। भारत का जो करंट सेविंग रेट है वो है 28 to 30% ऑफ जीडीपी। फॉरेन एड फॉर रूरल डेवलपमेंट का कहाँ से आता है दोस्तों? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आता है या डोनर कंट्री से आता है। दोस्तों लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में, ताकि आप 4% के ग्रोथ को अटेन कर सकें। इन्वेस्टमेंट को देना है आपको लैंड इंप्रूवमेंट में, मार्केटिंग में, प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ में। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन में दोस्तों देखा गया कि मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट में बहुत ज़्यादा सर्च देखा गया। स्मॉल फार्मर और आर्टिसन जो है मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं। दोस्तों नेचुरल रिसोर्स की डेवलपमेंट की बात करें तो पहला है इंक्रीज़ इन कैपिटल। इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए जो हमारा सप्लाई ऑफ फैक्टर्स है जो कि ऑफसेट कर सकते हैं प्रोडक्शन को, वो बढ़ाना पड़ेगा। जो हमारा कैपिटल स्टॉक है उसे इंक्रीज़ किया जाए, ताकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को इम्प्रूव कर सकें। ये कैसे किया जाएगा? तो डोमेस्टिक सेविंग, फॉरेन एड को डोमेस्टिकली सेव करके, इन्वेस्टमेंट करके एग्रीकल्चर में, एलाइड सेक्टर में। दोस्तों टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट क्रूशियल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एक ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करें लोकल कंडीशन से अप्रोप्रिएट, खासकर उस एरिया में जहाँ पे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी अभी भी प्रेवेलेंट है। दोस्तों फिर नेचुरल रिसोर्स को डेवलप करना है। जो हमारा नेचुरल रिसोर्स का अवेलेबिलिटी है, यूज है, वो डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल को। एफर्ट लगाना चाहिए ताकि हम नए रिसोर्स को एक्सप्लोर करें, इम्प्रूव करें क्वालिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वन। फिर ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करना, तो जो लेबर फोर्स का क्वालिटी है बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मेजर्स होना चाहिए ताकि हम जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं उनके नॉलेज को, उनके स्किल को रेज कर सकें। फिर दोस्तों आप देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट इशू एंड मैनेजमेंट इशू बताया जा रहा है। डेवलपमेंट इशू क्या है? लो पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल, फास्ट डिप्लेशन ऑफ ग्रीन कवर, सॉइल एंड वाटर इरोजन, लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट बाय द पुअर। पॉसिबल मैनेजमेंट इंटरवेंशन क्या है? जैसे मान लीजिए लो पर कैपिटा इनकम है तो आप प्लान कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए रूरल नॉन फार्म सेक्टर एक्टिविटीज़ के लिए। यदि ग्रीन कवर का फास्ट डिप्लेशन हो रहा है तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट ज्वाइन कीजिए। यदि सॉइल या वाटर इरोजन हो रहा है तो कम्युनिटी वाटर शेड मैनेजमेंट को ज्वाइन कीजिए। यदि लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट बाय द पुअर है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट कीजिए। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा रूरल डेवलपमेंट है इसके अंदर एग्रीकल्चर, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स, इन सभी को इम्प्रूव करना है। जो हमारा नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स है इसको इफेक्टिवली मैनेज किया जाएगा रूरल डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट एफर्ट का गोल होगा ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके अंदर प्रोडक्टिविटी, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, एम्पावरमेंट आता है। जो हमारा रूरल डेवलपमेंट और रूरल मैनेजमेंट के बीच का बाउंड्री है वो ब्लड है और दोनों ज़रूरी है। रूरल डेवलपमेंट के अंदर आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाते हैं, लेकिन रूरल मैनेजमेंट में क्या करते हैं दोस्तों? प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, फैसिलिटेट करना और दोस्तों मेंटेन करना एक इन्वायरमेंट को, ताकि सभी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। रूरल मैनेजमेंट में की इशू क्या है दोस्तों? तो देखिए सबसे पहला की डेवलपमेंट इशू है पॉवर्टी रिमूवल, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना, सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। रूरल डेवलपमेंट को मैनेज किया जाएगा सस्टेनेबली विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड फैसिलिटेशन। चॉइस रखा जाएगा रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। जो सक्सेस पैरामीटर है वो कंसीडर किया जाएगा जब आप की इशूज़ को मैनेज करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि आप जो है प्रेजेंट जनरेशन का नीड को मीट कर रहे हैं बिना फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। क्वेश्चन है कि कैसे हम कैसे क्रिएट करें इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो भारत में जो एक्सपीरियंस है वो बताता है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्यूरोक्रेटिक है, अनरिस्पॉन्सिव है, जिस कारण से पुअर प्रोग्राम परफॉर्मेंस होता है। जो हमारा डिसेंट्रलाइज पावर सिस्टम है और जो हमारे लोकल इंस्टीट्यूशन है जैसे एनजीओ, पंचायती राज ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है रूरल डेवलपमेंट के लिए। रूरल डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना, इसके अंदर लीडिंग, मोटिवेटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एस्पेक्ट आता है रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट का। दोस्तों मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? मार्केट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे एक ऐसा जगह जहाँ बायर और सेलर कॉन्टैक्ट में होते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर सारे एस्पेक्ट आते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के सिस्टम के, बेस्ड ऑन टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन ऑपरेशन, असेंबलिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों 3 एसेंशियल कंपोनेंट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, वो है असेंबलिंग, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। रूरल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट दें प्राइमरी प्रोड्यूसर को, रूरल प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएं डिज़ायर्ड फॉर्म और क्वालिटी में रीजनेबल प्राइस में, और जो प्राइस स्प्रेड है उसे कम करें। किसके बीच में प्राइस स्प्रेड है? जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर और अल्टीमेट कंज्यूमर के बीच में जो प्राइस स्प्रेड है उसे कंज्यूम करें। तो दोस्तों मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव बताए रूरल मार्केटिंग का, कि सबसे पहले तो प्राइमरी प्रोड्यूसर को बेनिफिट दें, उसके बाद रूरल प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएं डिज़ायर्ड फॉर्म में और क्वालिटी में। एग्रीकल्चर कमोडिटी दोस्तों मैन्युफैक्चर कमोडिटी से डिफरेंट होती है क्योंकि उनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दोस्तों फार्म प्रोडक्ट जो है पेरिसेबल होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, वेजिटेबल हो गया और फूड ग्रेन हो गया। तो जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है पेरिसेबिलिटी के एक्सटेंट को। लेकिन हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को नॉन पेरिसेबल आप नहीं बना सकते, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं।
पेरिसेबिलिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि फार्म प्रोडक्ट पेरिसेबल होते हैं। बल्कनेस ऑफ द प्रोडक्ट, फार्म प्रोडक्ट बल्की होते हैं जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज डिफिकल्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है। फिर दोस्तों क्वालिटी और प्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है क्वालिटी में वेरी करते हैं क्योंकि सॉइल और क्लाइमेटिक फैक्टर के कारण। कभी कभी दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है बहुत सारे फार्मर के द्वारा जो कि ओवर द कंट्री स्प्रेड होते हैं, जिस कारण से सप्लाई एस्टिमेशन चैलेंजिंग होता है। कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में दोस्तों प्रोसेसिंग चाहिए होता है इससे पहले कि आप उसे कंज्यूम करें, विच कैन क्रिएट अ मोनोपोली एडवांटेज, जो कि एक मोनोपोली एडवांटेज क्रिएट करेगा। दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के पास एक कंटिन्यूस कंजम्पशन पैटर्न होता है एज दे आर नीडेड एवरी डे फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्राइस इलास्टिसिटी, दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो डिमांड होता है ना वो इनइलास्टिक होता है, जिस कारण से क्या होता है प्राइस इनइलास्टिसिटी आता है। जैसे देखिए जो फार्मर है वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं विलेज मार्केट में या किसी स्मॉल लोकल डीलर को या किसी लोकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल यूनिट को। जो हमारा आरपीएम होता है, आरपीएम क्या होता है, रूरल प्राइमरी मार्केट, इसके अंदर पीरियोडिक मार्केट आते हैं जैसे हाट, फिर दोस्तों फेयर्स। ये लोकल फोकल पॉइंट के रूप में काम करते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए कि वो अपने प्रोड्यूस को मार्केट कर सकें और अपने कंजम्पशन नीड को प्रोड्यूस कर सकें, परचेज कर सकें। आरपीएम यानी कि रूरल प्राइमरी मार्केट को मैनेज किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, पंचायत के द्वारा, म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, जो कि रेंट फी या सेस कलेक्ट करते हैं लेकिन फंड एलोकेट नहीं करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों रेगुलेटेड मार्केट को मैनेज किया जाता है एपीएमसी के द्वारा यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के द्वारा, जो कि पूरे भारत में लोकेटेड है। कुल मिलाकर दोस्तों 2477 प्रिंसिपल रेगुलेटेड मार्केट हैं और 4843 सब मार्केट यार्ड हैं। स्मॉल प्राइमरी प्रोड्यूसर को मार्केट के साथ लिंक करना एक मेजर इशू है पुअर के लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने का। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इंडिया में, भारत में हमेशा प्रॉब्लम रहा है। जो हमारे मिडिल मैन होते हैं वो फार्मर को हेल्प करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने में मंडीज़ में। जो होल सेलर होते हैं वो प्रोड्यूस को खरीदते हैं और दूसरे मार्केट में बेचते हैं। ब्रोकर ट्रांजैक्शन में हेल्प करते हैं, सेल और कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, आइए देखते हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि फार्मर जो है अपने प्राइस कंज्यूमर जो अपने प्रोडक्ट का पेमेंट करते हैं उसका एक पोर्शन ही रिसीव करते हैं। राइस के लिए 53% और वेजिटेबल और फ्रूट के लिए उससे भी कम। ऐसा इसलिए कि जो मिडिल मैन होते हैं ना वो क्या करते हैं कि ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास जाता है। उनका जो शेयर रहता है वो 29.5 से लेकर 46.5% तक रहता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोडक्ट है। फार्मर को दोस्तों अपने प्रोडक्ट को क्विकली बेचना होता है क्योंकि उनके पास डेप्ट ऑब्लिगेशन होता है, जिस कारण से ओवर सप्लाई होता है, प्राइस कम हो जाता है। दोस्तों स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ताकि आप फ्रेश प्रोडक्ट को रख सकें और डैमेज से प्रिवेंट कर सकें, पेस्ट और डैम्पनेस से। रोडेंट जो है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस को कंज्यूम कर जाते हैं। ऑफिशियल एस्टिमेट कहता है कि 10 से 15% और जबकि अनऑफिशियल एस्टिमेट कहता है 25%। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई भी हो सकता है, 3 से लेकर 15% तक हो सकता है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रॉपर ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन का एब्सेंट होना ये सभी एग्रीकल्चर मार्केटिंग को डिफ़िकल्ट बना देते हैं और प्रोड्यूसर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो हमारे किसान हैं दोस्तों वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को लैक करते हैं और वो रिलाई करते हैं मिडिल मैन पे, जिस कारण से अनफेयर डील होता है। जो हमारी अनरेगुलेटेड मार्केट है इसमें मैनिपुलेटेड स्किल्स होते हैं, वेट्स होते हैं, आर्बिट्रेरी चार्जेस होते हैं और जो भी कनेक्टेड है मार्केटिंग क्लेम्स वो क्लेम करते हैं अपने फार्मर के इनकम के शेयर को। दोस्तों हमारा जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है इसमें बहुत सारे हैंडीकैप्स हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना, मार्केटिंग चैनल लंबा होना, ओवरराइडिंग रोल ऑफ मिडिल मैन और दोस्तों प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करना। कैपेसिटी बिल्डिंग सारे स्टेक होल्डर का एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, इसके अंदर आपको एग्री बिजनेस में स्किल डेवलपमेंट आता है। दोस्तों कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग एक अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का और इसका एम ये होता है कि हम फेयर प्राइस को इंश्योर करें कंज्यूमर के लिए भी और प्रोड्यूसर के लिए भी। जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग का, ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर है, 4 टियर स्ट्रक्चर है, जिसमें प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटी जो है बेस में है और एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन टॉप में है। सरकार ने कुछ रोल प्ले किए हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। सरकार ने सेटअप किया है रेगुलेटेड मार्केट को, सरकार ने इस्टेब्लिश किया है एपीएमसी को। एपीएमसी क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी, और दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम होता है जहाँ पे किसान एक साथ आते हैं ताकि अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकें और इंश्योर कर सकें कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के लिए फेयर प्राइस हो। जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव मार्केटिंग का वो एक 4 टियर स्ट्रक्चर है। सोसाइटी विलेज लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन होता है, एपेक्स सोसाइटी होते हैं स्टेट लेवल पे और नेशनल फेडरेशन होता है नेशनल लेवल पे। कुछ स्टेट में दोस्तों सोसाइटी फेडरेशन होते हैं जनरल और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। दोस्तों नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नाफेड को सेटअप किया गया था ऑल इंडिया लेवल पे ताकि वो प्रॉब्लम के लिए काम करेंगे जो फार्मर फेस करते हैं
अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने में और एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रोड्यूस करेगा। दोस्तों सरकार का क्या एफर्ट है, तो गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट को ऑर्गेनाइज़ किया ताकि फार्मर को प्रोटेक्ट कर सके माल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर एंड ब्रोकर। सो फ्रेंड्स, मार्केट कम्युनिटीज़ को फॉर्म किया गया ताकि मैनेज कर सके रेगुलेटेड मार्केट को विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, फार्मर एंड ब्रोकर। कमेटी का मेजर फंक्शन ये होता है कि हम चार्जेस को फिक्स करें, वेइंग का, ब्रोकरेज का, स्टैंडर्ड वेइंग को इन्फोर्स करें, टाइमली रिलायबल मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें फार्मर्स को, अनऑथराइज डिडक्शन को प्रिवेंट करें, ब्रोकर के माल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करें। दोस्तों बहुत सारे स्टेट्स ने लेजिस्लेशन को इनेक्ट किया है ताकि हम रेगुलेटेड मार्केट को ऑर्गेनाइज करें। एग्रीकल्चर मार्केट्स इन इंडिया, इसको रेगुलेट किया जाता है स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के लॉज के द्वारा। फार्मर को रिक्वायर किया गया है कि वो अपने प्रोड्यूस को बेचें स्टेट ऑन मंडीज़ में और मार्केट फ़ी पे करें ताकि उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाए। जो हमारा प्रोड्यूस, जो देखिए ट्रांसपोर्टेशन जो होता है फार्म से लेके मंडीज़ में, इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज आते हैं जो कि जिनको कमीशन पे किया जाता है, जिससे फार्मर का प्रॉफिट कम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट लाया था 2003 में ताकि इन सभी इशू को एड्रेस कर सकें। ये जो मॉडल एक्ट था ना, इसने परमिट किया डायरेक्ट सेलिंग थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड प्राइवेट एग्रीकल्चर मार्केट। मॉडल एक्ट ने रिप्लेस किया लाइसेंसेस विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्केट एजेंसीज, जिसके द्वारा वो मल्टीपल मार्केट में ऑपरेट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 लेक्चर है। पार्ट 2 लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ लेक्चर फॉर पार्ट 2 ऑल्सो, काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू।